आज 21 जनवरी 2026 है और इस वक्त दुनिया में 9 देशों के पास 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके साये में हम सब जीते हैं और इनमें से 90% से ज्यादा हथियार सिर्फ 2 देशों के पास हैं, रूस और अमेरिका। बिल्कुल, और यही वजह है कि इन हथियारों को कम करने की बात हमेशा से चलती आ रही है। पर ये एक बहुत बड़ी पहेली है। आप उन हथियारों को कैसे खत्म करेंगे जिनका होना ही अपने आप में एक देश की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है? हाँ, तो आज हम इसी उलझी हुई दुनिया की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनमें MIT के तकनीकी शोध पत्र हैं, दुनिया भर के थिंक टैंक्स के नीति विश्लेषण हैं और वो ऐतिहासिक समझौते भी हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदला। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि निशस्त्रीकरण का असल में मतलब क्या है। अतीत में कौन से समझौते हुए और क्यों आज वो बिखर रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, जब 2 देश एक दूसरे पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते तो वो ये कैसे पक्का करें कि सामने वाला सच में एक असली परमाणु बम नष्ट कर रहा है। मानना कि कोई धोखा दे रहा है और वो भी अपने सबसे खुफिया डिजाइन को बताए बिना। तो इस बातचीत को शुरू करने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले हमें इन शब्दों को ही समझना होगा। हम अक्सर सुनते हैं निशस्त्रीकरण यानी डिसआर्मामेंट, और शस्त्र नियंत्रण यानी आर्म्स कंट्रोल। सुनने में ये एक जैसे लगते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, निशस्त्रीकरण सुनते ही दिमाग में एक बहुत आदर्शवादी तस्वीर आती है, एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई हथियार ही ना हो। जो एक बहुत खूबसूरत सपना है, लेकिन हकीकत यह है कि आज की दुनिया में यह मुमकिन नहीं लगता। इसीलिए ज्यादातर देश और विशेषज्ञ दूसरे ज्यादा व्यावहारिक रास्ते पर चलते हैं। शस्त्र नियंत्रण। शस्त्र नियंत्रण, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे हथियार खत्म कर दो। इसका मतलब है हथियारों की दौड़ को धीमा करना, उनकी संख्या को सीमित करना और उनके इस्तेमाल के खतरे को कम करना। लेकिन इसकी जरूरत ही क्यों है? मतलब जाहिर है कि परमाणु हथियार खतरनाक है, पर देश दशकों से इस पर इतना पैसा और दिमाग क्यों लगा रहे हैं? इसके कई गहरे कारण हैं। सबसे पहला तो है डर। डर कि अगला बड़ा युद्ध आखिरी युद्ध हो सकता है, एक ऐसा युद्ध जो शायद पूरी इंसानियत को ही खत्म कर दे। ये कोई फिल्मी बात नहीं है, ये एक हकीकत है। और दूसरा कारण शायद आर्थिक बोझ है। बिल्कुल, जरा सोचिए, एक आधुनिक परमाणु पनडुब्बी बनाने की लागत से दुनिया के कई देशों को सालों तक साफ पीने का पानी मुहैया कराया जा सकता है। तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये हमारी प्राथमिकताओं की कहानी है। सही कहा। और फिर एक नैतिक दबाव भी है। क्या इंसान को ऐसी चीज बनानी भी चाहिए जो पूरी धरती को तबाह कर सके? तो शांति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, नैतिकता, हर नजरिए से देखें तो जवाब एक ही मिलता है कि इन हथियारों पर लगाम कसनी ही होगी। हाँ, लेकिन इतिहास गवाह है कि ये रास्ता उम्मीद और नाउम्मीदी के मोड़ों से भरा रहा है। तो चलिए इतिहास के उन मोड़ों पर एक नजर डालते हैं। इन संधियों की कहानी शुरू कहाँ से होती है? दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत दुनिया के सबसे वीरान और बर्फीले हिस्से से हुई, अंटार्कटिका से। अंटार्कटिका? हाँ, 1959 की अंटार्कटिका संधि एक ऐतिहासिक समझौता था। शीत युद्ध के चरम पर अमेरिका और सोवियत संघ इस बात पर राजी हुए कि पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप पर किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि नहीं होगी, कोई परमाणु परीक्षण नहीं होगा। मतलब एक पूरे महाद्वीप को जंग के मैदान से बाहर कर दिया गया। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात थी। ये एक बड़ी जीत थी, लेकिन असली जरूरत तब महसूस हुई जब 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट ने दुनिया को परमाणु युद्ध के बिल्कुल कगार पर ला खड़ा किया। जब अमेरिका और सोवियत संघ की उंगलियां लॉन्च बटन पर थीं। हाँ, उस 13 दिन के तनाव ने दुनिया को जो डर दिखाया, उसी डर का सीधा नतीजा थी 1963 की आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी PTBT। अच्छा, जिसने जमीन के ऊपर, पानी में और अंतरिक्ष में परमाणु परीक्षणों पर रोक लगा दी। भारत ने भी इस पर दस्तखत किए थे। हाँ, लेकिन इसमें एक लूपहोल था। आप जमीन के नीचे टेस्ट कर सकते थे। फिर भी ये एक अहम कदम था, और इसी माहौल को आगे बढ़ाते हुए 1967 में बाह्य अंतरिक्ष संधि हुई, आउटर स्पेस ट्रीटी, जिसने कहा कि चांद पर या किसी दूसरे ग्रह पर या धरती की कक्षा में कोई भी देश परमाणु बम तैनात नहीं करेगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि अंतरिक्ष आज भी सुरक्षित है? यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। उस संधि ने परमाणु हथियारों पर तो रोक लगा दी, लेकिन उसने गैर परमाणु एंटी सैटेलाइट यानी एसैट हथियारों के बारे में कुछ नहीं कहा। मतलब वो हथियार जो दूसरे देशों के सैटेलाइट को मार गिरा सकते हैं। बिल्कुल। और आज चीन, रूस, अमेरिका और भारत सभी ने अपनी एएसआर क्षमता का प्रदर्शन किया है।
तो अंतरिक्ष अब शांति की जगह नहीं बल्कि एक नया जंग का मैदान बनता जा रहा है। ये तो उस पूरी संधि की आत्मा के ही खिलाफ है। और फिर 1968 में आई वो संधि जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि। एनपीटी अब तक की सबसे कामयाब और साथ ही सबसे विवादित संधि है। इसने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। कैसे? 5 देश, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु परीक्षण कर लिया था, उन्हें परमाणु शक्ति संपन्न देश मान लिया गया। और बाकी पूरी दुनिया को ऐसे हथियार बनाने से रोक दिया गया। हाँ, और भारत ने हमेशा कहा है कि ये भेदभाव है। एक तरह से ये कुछ देशों को परमाणु हथियार रखने का लाइसेंस देती है और दूसरों पर पाबंदी लगाती है। सही है। बिल्कुल। लेकिन एनपीटी के समर्थक कहते हैं कि इसने 50 सालों तक परमाणु हथियारों के अंधाधुंध फैलाव को तो रोका ही है। सोचिए, अगर एनपीटी न होती तो आज शायद 20-25 देशों के पास परमाणु बम होते। तो दुनिया और भी ज्यादा खतरनाक जगह होती। ये भी एक मजबूत दलील है। खैर, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने आपस में भी कुछ समझौते किए थे, जैसे सॉल्ट और स्टार्ट संधियां। वो 2 महाशक्तियों के बीच का सीधा संवाद था। हाँ, और उसी कड़ी की आखिरी और सबसे जरूरी संधि थी न्यू स्टार्ट। ये संधि दोनों देशों के तैनात परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करती थी और सबसे जरूरी बात, एक दूसरे के परमाणु ठिकानों के निरीक्षण की इजाजत देती थी। बिल्कुल, वो भरोसे और पारदर्शिता की आखिरी कड़ी थी। मतलब अब नहीं है। दुर्भाग्य से फरवरी 2023 में राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया कि रूस न्यू स्टार्ट संधि से फिलहाल पीछे हट रहा है। उसने इसे होल्ड पे डाल दिया है। ओहो, तो इसका मतलब क्या हुआ? से का अंत है जिस पर यह सब कुछ टिका था। और यही हमें इस पूरी बहस की सबसे बड़ी पहेली पर ले आता है। बिना भरोसे के आप सत्यापन कैसे करेंगे? हाँ, मान लीजिए कल को 2 देश एक समझौते पर राजी हो भी जाएं, तो वो ये कैसे जांचेंगे कि सामने वाला सच में एक असली फंक्शनल परमाणु हथियार नष्ट कर रहा है, या फिर सिर्फ मिलता जुलता दिखने वाला एक नकली बम? और ये सब आपको उनके डिजाइन की खुफिया जानकारी देखे बिना करना है। कोई भी देश अपने परमाणु बम का ब्लूप्रिंट किसी को नहीं दिखाएगा। ये शस्त्र नियंत्रण की सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी चुनौती से निपटने के लिए, जैसा हमने शुरू में कहा था, MIT के शोधकर्ताओं ने एक बहुत ही अनोखी तकनीक का प्रस्ताव दिया है, जो जीरो नॉलेज प्रूफ के सिद्धांत पर आधारित है। जीरो नॉलेज प्रूफ। इसका मतलब है कि आप कुछ साबित कर सकते हैं बिना ये बताए कि आपने उसे कैसे साबित किया। कोई आसान सा उदाहरण? जरूर। मान लीजिए मेरे पास एक तिजोरी का पासवर्ड है। मुझे आपको ये साबित करना है कि मुझे पासवर्ड पता है, लेकिन मैं आपको पासवर्ड बताना नहीं चाहता। मैं आपको तिजोरी खोलकर दिखा सकता हूं। आपने देख लिया कि तिजोरी खुल गई, तो आपको यकीन हो गया कि मुझे पासवर्ड पता है। लेकिन मुझे पासवर्ड का एक अक्षर भी पता नहीं चला। बिल्कुल, ये जीरो नॉलेज प्रूफ है। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। तो इस सिद्धांत को परमाणु हथियार पर कैसे लागू किया जाता है? ये तकनीक एपिटर्मल न्यूट्रॉन नाम के खास ऊर्जा वाले कणों का इस्तेमाल करती है। जब इन न्यूट्रॉन की एक बीम को किसी परमाणु हथियार के कोर, जिसे पिट कहते हैं, पर डाला जाता है, तो हर परमाणु तत्व उन न्यूट्रॉनों को एक खास तरीके से सोखता है। हथियार में इस्तेमाल होने वाला प्लूटोनियम 239 एक अलग पैटर्न बनाएगा, यूरेनियम 235 एक अलग। ये उस हथियार का एक अनोखा आइसोटॉपिक फिंगरप्रिंट बन जाता है। अच्छा, तो प्रक्रिया ये होगी कि पहले एक असली वेरीफाइड हथियार, जिसे टेम्पलेट कहेंगे, उसका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। हाँ। फिर जिस हथियार को नष्ट करना है, यानी कैंडिडेट, उसका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। बिल्कुल। और दोनों को मैच किया जाएगा। बिल्कुल। अगर दोनों फिंगरप्रिंट 100% मैच करते हैं, तो इसका मतलब है कि कैंडिडेट हथियार भी असली है। लेकिन एक मिनट, जब आप न्यूट्रॉन की बीम उस हथियार से गुजारेंगे, तो क्या उससे हथियार के अंदरूनी आकार और डिजाइन का पता नहीं चल जाएगा? वो तो सबसे बड़ा सीक्रेट है। यही इस तकनीक का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। शोधकर्ता एक रेसिप्रोकल मास्क का इस्तेमाल करते हैं। ये एक खास आकार का बना हुआ अब्जॉर्बर होता है। ओके। इसका डिजाइन इतना अनोखा होता है कि जब न्यूट्रॉन बीम हथियार और मास्क दोनों से होकर गुजरती है, तो हथियार की सारी जटिल ज्यामितीय जानकारी छिप जाती है। मतलब डिटेक्टर को कुछ पता ही नहीं चलेगा। डिटेक्टर को जो डेटा मिलता है, उसमें हथियार एक साधारण सपाट प्लेट जैसा दिखता है। सारी खुफिया जानकारी गायब हो जाती है। ये तो एक तरह का फिजिकल इंक्रिप्शन हुआ। एकदम सही शब्द। मतलब कोई डेटा रिकॉर्ड होने से पहले ही भौतिकी के नियमों का इस्तेमाल करके संवेदनशील जानकारी को स्क्रैम्बल कर दिया जाता है। और क्योंकि ये सब भौतिक स्तर पर हो रहा है, तो इसमें सॉफ्टवेयर हैकिंग या डेटा में छेड़छाड़ का कोई खतरा ही नहीं है। बिल्कुल। ये तकनीक भरोसे की जरूरत को ही खत्म कर देती है।
और ये धोखाधड़ी पकड़ने में कितना कारगर है? मान लीजिए कोई देश चालाकी करके हथियार वाले प्लूटोनियम की जगह रिएक्टर और इस्तेमाल होने वाले प्लूटोनियम का इस्तेमाल करे तो? सिमुलेशन दिखाते हैं कि ये तकनीक ऐसी धोखाधड़ी को कुछ ही सेकंड में पकड़ लेगी। दोनों तरह के प्लूटोनियम के फिंगरप्रिंट में जमीन आसमान का फर्क होता है, जो स्पेक्ट्रम में साफ साफ दिखाई देगा। ये सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है, लेकिन ये सब अभी लैब सिमुलेशन पर आधारित है ना? हाँ, ये बहुत ही जायज सवाल है। तकनीक कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आखिर में फैसला तो राजनीतिक इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करेगा। क्या कोई देश अपने सबसे खतरनाक हथियार को किसी दूसरे देश के बनाए उपकरण के सामने रखने को तैयार होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ये तकनीक एक रास्ता तो दिखाती है कि अगर भरोसा ना भी हो, तब भी विज्ञान के जरिए एक पुल बनाया जा सकता है। तो एक तरफ हमारे पास टूटती हुई संधियां हैं और दूसरी तरफ ये भविष्य की तकनीक है। लेकिन आज का भू राजनीतिक मंजर भी तो पूरी तरह बदल चुका है। बिल्कुल। आज शस्त्र नियंत्रण के सामने ऐसी चुनौतियां हैं जो शीत युद्ध के दौर में किसी ने सोची भी नहीं थी। जैसे कि पहली और सबसे बड़ी चुनौती चीन है। चीन तेजी से अपनी परमाणु ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन वो अमेरिका या रूस के साथ किसी भी तरह की हथियार नियंत्रण बातचीत में शामिल होने से साफ इनकार करता है। अच्छा, और अंतरिक्ष का सैन्यकरण तो है ही। हाँ, बाकायदा स्पेस फोर्स बन रही हैं, और इन सबके ऊपर हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और हाइपरसोनिक मिसाइलें। हाइपरसोनिक मिसाइलें तो इतनी तेज और अनप्रिडिक्टेबल होती हैं कि मौजूदा डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक नहीं सकते। और एआई, जरा सोचिए उस दिन के बारे में जब परमाणु हथियारों को लॉन्च करने का फैसला किसी इंसान के हाथ में न होकर एक एल्गोरिथम के हाथ में हो। ये नई तकनीकें पारंपरिक संधियों के दायरे से पूरी तरह बाहर हैं। इस पूरी बदलती तस्वीर में भारत कहाँ खड़ा है? भारत की स्थिति तो हमेशा से ही बहुत अलग रही है। भारत एक बहुत ही अनूठी और जटिल स्थिति में है। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। वो क्या? एक तरफ भारत दुनिया के मंच पर हमेशा से वैश्विक और पूर्ण निरस्त्रीकरण की वकालत करता आया है, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपनी जमीनी हकीकत भी देखनी है। मतलब हमारे दो पड़ोसी देश, चीन और पाकिस्तान, दोनों के पास परमाणु हथियार हैं और उनके बीच एक गहरा गठजोड़ है। इसी वजह से भारत को अपनी सुरक्षा के लिए एक विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखनी पड़ती है। मतलब हमारे पास बस इतने हथियार हों कि कोई हम पर हमला करने की सोचे भी नहीं। सही कहा। और इसी वजह से भारत की परमाणु नीति पहले इस्तेमाल न करने यानी नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत पर आधारित है कि भारत कभी भी किसी पर परमाणु हमला पहले नहीं करेगा। हाँ, हालांकि हमारे क्षेत्र में जिस तरह के खतरे बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए इस नीति पर भी समय समय पर बहस होती रहती है। और संधियों पर भी भारत का रुख साफ रहा है। एनपीटी को वो एक तरफा मानता है और हाल ही में परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली एक नई संधि TPNWI है। भारत उसमें भी शामिल नहीं हुआ है, क्योंकि भारत का मानना है कि जब तक सभी परमाणु सशस्त्र देश एक साथ निरस्त्रीकरण के लिए तैयार नहीं होते, तब तक एक तरफा कदम उसकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। तो ये आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच संतुलन बनाने की एक लगातार कोशिश है। बिल्कुल। तो आज हमने निशस्त्रीकरण के सपने से लेकर शस्त्र नियंत्रण की हकीकत तक, संधियों के बनने और बिखरने के इतिहास तक, भरोसे की पहेली को सुलझाने वाली अद्भुत भौतिकी तक और आज की नई चुनौतियों तक का सफर तय किया। ये तो साफ है कि परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया का रास्ता सीधा और आसान बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहाँ एक अंतिम विचार छोड़ना जरूरी है। हमने MIT की जिस तकनीक पर बात की, वो परमाणु हथियार के सबसे अहम हिस्से यानी उसके पिट को सत्यापित करने पर केंद्रित है। लेकिन खुद उस शोध पत्र में कहा गया है कि हथियार के बाकी हिस्सों, जैसे उसके विस्फोटक लेंस को सत्यापित करने के लिए अलग तरह के कणों और अलग तकनीकों की जरूरत होगी। अच्छा। तो ये एक सवाल छोड़ जाता है, जैसे जैसे सत्यापन की तकनीक हर एक पुर्जे के लिए बेहतर और अधिक विशिष्ट होती जाएगी, क्या निशस्त्रीकरण का रास्ता वाकई साफ होगा, या ये सिर्फ एक और ज्यादा जटिल तकनीकी पहेली बन जाएगा जो हमेशा राजनीतिक अविश्वास की दीवार से एक कदम पीछे ही रहेगा? क्या हम कभी तकनीक के जरिए भरोसे की कमी को पूरी तरह पाट पाएंगे?